टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में फिर से स्वागत है आपका। कंटेंट मतलब टेकी पवन एकेडमी। समष्टि अर्थशास्त्र की नई सीरीज चल रही है हमारी, उसका आज का हमारा वीडियो है जीडीपी और आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है। किस प्रकार से जीडीपी को क्या आर्थिक कल्याण का सूचक माना जा सकता है और नहीं माना जा सकता, तो ऐसी कौन सी बाधाएं और सीमाएं हैं जिसमें जीडीपी को आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता। तो हम देखते हैं इन बाधाओं को। आइए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जीडीपी और आर्थिक कल्याण में संबंध। इसी में हम ये भी देखने वाले हैं क्या जीडीपी में वृद्धि हमेशा आर्थिक कल्याण की सूचक होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जीडीपी देख लेते हैं क्या होती है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों के योगफल को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। इसमें ध्यान दें, कुछ शब्द आए हैं उनका आपको जानना जरूरी है। लेखा वर्ष ये होता है अकाउंटिंग ईयर। आजकल अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक होने लग गए हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के, और ये एक देश की होती है जीडीपी। ये भी ध्यान दें, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ध्यान देना है इसमें। और घरेलू है, चूंकि ये सकल घरेलू उत्पाद है इसलिए ये देश की घरेलू अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर इसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के ही मूल्य को जोड़ा जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ये हो गई हमारी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सकल घरेलू उत्पाद को दो भागों में बांटा गया है, मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। ब्रीफ में दे देता हूं, इसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में कंप्लीट अंतर मैं यहां शॉर्ट में बता रहा हूं। मौद्रिक जीडीपी चालू वर्ष की कीमत यानी कि P1 और चालू वर्ष की मात्रा यानी कि Q1, इन दोनों का गुणनफल होती है। और वास्तविक जीडीपी आधार वर्ष की कीमत यानी कि P0 और चालू वर्ष की मात्रा Q1 का गुणनफल होती है। तो ये वास्तविक जीडीपी होती है जो आधार वर्ष की कीमत पर आधारित होती है। मौद्रिक जीडीपी चालू वर्ष की कीमत पर आधारित होती है। अब मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि कल्याण का सूचक नहीं मानी जा सकती है। क्यों नहीं मानी जा सकती है? क्योंकि हो सकता है मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि का एक बड़ा कारण कीमतों में वृद्धि होती है। मौद्रिक जीडीपी में हमेशा वृद्धि का एक सबसे बड़ा कारण कीमतों में होने वाली तीव्र वृद्धि होती है, जिसके कारण हम मौद्रिक जीडीपी को कल्याण का सूचक बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ठीक है, तो फिर किसे मानते हैं हम वास्तविक जीडीपी को कल्याण का अक्सर सूचक मानते हैं। और मानते हैं क्यों? क्योंकि इसका संबंध है प्रोडक्शन से। लेकिन वास्तविक जीडीपी में वृद्धि का मतलब होता है उत्पादन में वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि। निश्चित रूप से वास्तविक जीडीपी में वृद्धि का मतलब क्या हुआ? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि होना। लेकिन यह भी वृद्धि का, इसमें हुई वृद्धि को भी हमेशा कल्याण का सूचक नहीं माना जा सकता। वैसे ये होती है सूचक, लेकिन हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि वास्तविक जीडीपी में वृद्धि हुई है इसलिए देश का कल्याण हुआ है। तो देखते हैं इसे कल्याण मानने में क्या क्या बाधाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, वास्तविक जीडीपी एवं कल्याण में प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध पाया जाता है। अर्थात वास्तविक जीडीपी बढ़ती है तो कल्याण भी बढ़ता है, और वास्तविक जीडीपी घटती है तो कल्याण भी घटता है। क्योंकि वास्तविक जीडीपी में वृद्धि हमेशा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। जैसे कि मैंने बताया, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि ही जीडीपी में वृद्धि होगी, तो इसलिए ये एक तरह से कल्याण को दिखाता है। और जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होगी तो क्या होगा? लोगों का आर्थिक कल्याण भी बढ़ेगा। आप देख सकते हैं इधर, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है लोगों का कल्याण हो रहा है। सामान्यतया ध्यान देना, सामान्यतया, हमेशा नहीं, सामान्यतया वास्तविक जीडीपी में वृद्धि को कल्याण का सूचक माना जाता है। इसी कारण सभी राजनेता, अर्थशास्त्री वास्तविक जीडीपी में वृद्धि तेज करना चाहते हैं, उसकी स्पीड तेज करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक जीडीपी में वृद्धि हमेशा आर्थिक कल्याण की सूचक नहीं होती है। इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, बाधाएं होती हैं, तो वो हम देखते हैं। आइए, तो देखिए इसकी पहली सीमा क्या है या बाधा, आप इस चित्र से समझ सकते हैं।
एक अमीर व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास बहुत कम पैसा है। तो यहीं से हमारा पहली सीमा आती है जीडीपी का वितरण। जीडीपी में बहुत तेज वृद्धि हो जाए, लेकिन यदि आय का वितरण असमान हो तो सभी लोगों को जीडीपी में हुई वृद्धि का समान रूप से लाभ नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, अमीर और अमीर हो जाएगा तथा गरीब और अधिक गरीब हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जीडीपी में वृद्धि आर्थिक कल्याण की सही सूचक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जीडीपी में वृद्धि तभी कल्याण की सूचक मानी जाएगी जब सबके पास समान रूप से धन का वितरण होगा। विकासशील देशों में गरीबी का सबसे बड़ा कारण जीडीपी का असमान वितरण ही होता है, जिसमें भारत जैसे विकासशील देशों में जहां पर भी है आप देखते होंगे अमीरों के पास बहुत सारा धन है, जबकि गरीबों के पास खाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं है, जिसके कारण वो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। तो पहली सीमा जीडीपी का वितरण, अगर ये सही नहीं है तो हम जीडीपी में वृद्धि को कल्याण का सूचक नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी सीमा है जीडीपी की रचना, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी में वृद्धि को कल्याण का सूचक मानने से पहले यह भी देखना आवश्यक है कि जीडीपी में वृद्धि किन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई है। जीडीपी में तो बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं आती है, तो हमें यह देखना जरूरी है कि जीडीपी जो बढ़ी है वो किन प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन से बढ़ी है। यदि जीडीपी में वृद्धि का कारण उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होना है, जैसे ये उपभोक्ता वस्तु है सैंडविच, ये इतना सारा सामान, ये सब क्या है, उपभोक्ता वस्तुएं। अगर उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है तो उसे आर्थिक कल्याण का सूचक हम मानेंगे। अगर जीडीपी में वृद्धि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई है तो उसे हम आर्थिक कल्याण का सूचक मानेंगे। लेकिन यदि जीडीपी में वृद्धि का कारण अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, सैनिक साजो सामान के उत्पादन में वृद्धि से हुई है तो उसे हम जीडीपी में वृद्धि को आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं मानेंगे। अब आप सोचेंगे कि सर सैनिक साजो सामान, अस्त्र शस्त्र ये भी तो बहुत जरूरी है। बेटा ये जरूरी है, लेकिन आर्थिक कल्याण का सीधा संबंध उपभोक्ता वस्तुओं से होता है, सैनिक साजो सामान, गोला बारूदों से नहीं माना जाता है। इसलिए हम इसे ये सीमा या बाधा मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। गैर मौद्रिक लेन देन, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ग्रामीण क्षेत्र में वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी विद्यमान है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? इसके अंतर्गत वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन किया जाता है, अर्थात एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में वस्तुओं का लेन देन किया जाता है बिना मुद्रा के, तो उसे हम कौन सी प्रणाली कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा का उपयोग नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला एक बड़े व्यापार का लेखा जोखा अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो ये वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार हो रहा है, उससे नुकसान क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र में जो बड़ा व्यापार होता है उसका लेखा जोखा अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नहीं हो पाता, और विनिमय की मौद्रिक प्रणाली के लेखांकन से ये क्या हो जाता है? बाहर रह जाता है, जिसके कारण जीडीपी वृद्धि का सही आकलन नहीं हो पाता है कि कितनी वृद्धि हुई है, और इस कारण यह लोगों के वास्तविक कल्याण को नहीं दिखा पाती है। तो ये तीसरा पॉइंट है जिसके कारण जीडीपी में वृद्धि को, वास्तविक जीडीपी में वृद्धि को हम कल्याण का सही सूचक नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यदि जनसंख्या की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था के विकास की दर से अधिक होती है तो जीडीपी में वृद्धि होने के बावजूद क्या होगा? प्रति व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता में कमी आ जाएगी और परिणाम स्वरूप आर्थिक कल्याण में कमी आ जाएगी। भारत जैसे देश में जहां दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है जनसंख्या के मामले में, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत से अधिक है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत से अधिक है, लेकिन जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतने बच्चे हम एक साल में पैदा कर देते हैं। आप इससे हमारी जनसंख्या वृद्धि दर का अनुमान लगा सकते हैं। और चूंकि जनसंख्या इतनी स्पीड से बढ़ रही है तो जीडीपी में वृद्धि होने के बावजूद भी भारत में क्या हो रहा है? आर्थिक कल्याण उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों?
क्योंकि जीडीपी में वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या है, कम है। आगे बढ़ते हैं। बाह्यताएं, एक्सटर्नलिटीज। बाह्यताओं से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका लोगों के कल्याण पर बिना कीमत चुकाए अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि कोई एक्टिविटी की नहीं आपने, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और फिर भी आपको उससे या तो पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है आपका ऊपर या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ऐसे इंपैक्ट को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नलिटीज, बाह्यताएं। जैसे सैंपल के रूप में, जैसे ए व्यक्ति द्वारा लगाए गए बगीचे को देखकर बी व्यक्ति को क्या होगी, प्रसन्नता। जैसे आपके पड़ोसी ने अगर कोई बगीचा लगाया, ये मान लीजिए सेव का बगीचा लगाया, तो आप पड़ोसी हैं तो आपको भी क्या मिलेंगे, खाने के लिए सेव मिलेंगे ना। तो बस इससे आपके कल्याण में क्या होगी, वृद्धि होगी और आपको खुशी मिलेगी। तो ये तो हो गया धनात्मक प्रभाव बाह्यताओं का, जिसे हम अनुकूल या धनात्मक प्रभाव कहते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि ए व्यक्ति द्वारा लगाए गए औद्योगिक कारखाने से बी व्यक्ति को दूषित वातावरण के कारण नुकसान होता है और उसके कल्याण में फिर क्या आ जाती है, कमी। जैसे अगर मान लीजिए आपके पड़ोसी ने बगल में, आपके घर के बगल में कोई फैक्ट्री लगा ली, तो उस फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन निकलेगा उससे क्या होगा, आपको वायु प्रदूषण और जो ध्वनि प्रदूषण ये सब होगा, उससे क्या होगा, आपको बुरा लगेगा, नुकसान होगा आपके शरीर को, और जो आपके कई प्रकार के आपको रोग हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको आपके कल्याण में क्या आ जाएगी, कमी। तो ये क्या है, बाह्यताओं का प्रतिकूल प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव। इसी तरह किसानों द्वारा पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण होता है, जिससे लोगों के कल्याण में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। लेकिन जीडीपी की रचना में बाह्यताओं के अच्छे और बुरे परिणाम शामिल नहीं किए जाते हैं। बाह्यताएं आपने देखा, यहां वृद्धि हुई थी कल्याण में, यहां कमी हुई, लेकिन ना तो वृद्धि को और ना ही कमी को जीडीपी में जोड़ा नहीं जाता है, जिसके कारण जीडीपी वृद्धि को कल्याण का सूचक नहीं माना जा सकता। जीडीपी में बाह्यताओं को किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया जाता है, जिस कारण से हम वास्तविक जीडीपी को, जो वृद्धि हुई है वास्तविक जीडीपी में, उसे भी हम कल्याण का सही सूचक नहीं मान सकते। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये चीज क्लियर हुई होगी कि वास्तविक जीडीपी में वृद्धि हमेशा आर्थिक कल्याण की सही सूचक नहीं है। उसकी कुछ बाधाएं और कुछ सीमाएं होती है। अगर उसके तहत उसमें वृद्धि हुई है तभी हम कल्याण का सूचक मानेंगे, अन्यथा नहीं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।